नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, अपकृत्य विधि की इस क्लास में आपको अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले जनरल एक्सेप्शन टू लायबिलिटी इन टोर्ट अपकृत्य दायित्व के सामान्य अपवादों को हमने पहले वीडियो में सबके बारे में बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की। अब हम क्रमशः सभी जो बिंदु हैं उन पे हर वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है वो है एक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के कार्य और राज्य के ऐसे कार्य जिनमें आपको अपकृत्य की दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। राज्य के वे कार्य जिसमें राज्य को अपकृत्य संबंधी दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। एक्ट ऑफ स्टेट, यह वह कार्य हैं जो शासक या सम्राट अपने विशेषाधिकार के प्रयोग के संबंध में व्यवहार में लाता है। वास्तव में यह संप्रभुता का प्रयोग है। पोलक के अनुसार यह राजाओं या विदेशी स्वतंत्र राज्यों के शासकों द्वारा किए गए या अपनाए गए कार्य हैं जिन्हें वे अपनी राजनीतिक संप्रभुता, शक्ति और प्राप्त राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत करते हैं। यानी कि राज्य के शासक या सम्राट के द्वारा अपने स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकारों के प्रयोग करने के दौरान जब जो कार्य करता है तो उनको हम अपकृत्य की श्रेणी में नहीं ले सकते। जैसे कि संप्रभुता का प्रयोग। संप्रभुता शब्द से अभिप्राय है ये राज्य के एक आवश्यक तत्व होता है कि राज्य आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही रूप से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। यानी कि राज्य को कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र बाध्य नहीं कर सकता कि उसके निर्णय को बाधित करे। सर जेम्स स्टीफन के अनुसार राज्य का कार्य जो नंबर 1 किसी विदेशी के विरुद्ध किया गया हो, 2 शासक के कर्मचारी द्वारा किया गया हो, तो और तीसरा कार्य जो राज्य के नीति के आधार पर किया गया कार्य राजा या शासक द्वारा या तो पहले से ही स्वीकृत हो या बाद में स्वीकृत किया गया हो। और चौथा बिंदु है आघात पहुंचाने वाला कार्य हो तथा राज्य की नीति के अंतर्गत आता हो तो उसे राज्य का कार्य कहा जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टीफन महोदय ने राज्य के कार्य को 4 श्रेणी में रखा है। पहला कार्य तो क्या है कि ऐसा कार्य जो राज्य के द्वारा विदेशी के विरुद्ध किया जाता है। दूसरा काम जो राज्य का शासकीय कर्मचारी है वो राज्य के प्राप्त संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करते हुए करता है। तीसरे बिंदु में राज्य का नीति के आधार पर किया गया कार्य जो या तो राज्य के द्वारा स्वीकृत है या शासक के द्वारा स्वीकृत है या बाद में राज्य के द्वारा या शासक के द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान
कर दी जाती है। चतुर्थ कार्य है आघात पहुंचाने वाला कार्य हो तथा राज्य को नीति के अंतर्गत आता हो, तो ऐसे कार्यों को हम राज्य की कार्य की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार का कार्य किसी राज्य के अधिकारी द्वारा प्राप्त प्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है और वह कार्य राज्य का माना जाता है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वतंत्र राज्यों के शासकों द्वारा या उसके राजनीतिक सत्ता या प्राप्त सत्ता के अंतर्गत किए गए कार्य भी राज्य के कार्य होते हैं और सभी इस तरह के दायित्वों से मुक्त होते हैं, किंतु स्वदेश के नागरिकों तथा संरक्षित विदेशी नागरिकों के प्रति राज्य का कार्य कोई बचाव नहीं होता। स्वदेश के नागरिक हों तथा संरक्षित विदेशी नागरिक हों, ऐसे कार्यों पर राज्य का कोई बचाव नहीं होता। राज्य के कार्य का सिद्धांत संप्रभु और उसके नागरिकों के बीच लागू नहीं होता, अर्थात राज्य अपनी जनता, नागरिक तथा राज्य द्वारा संरक्षित विदेशी नागरिकों के विरुद्ध किए गए कार्यों को वैधता की जांच न्यायालय कर सकते हैं। यानी कि अब कृत्य के दायित्व में सबसे पहला बात थी राज्य के कृत्य। तो राज्य के हम चारों कृत्य बता दिए कि राज्य के 4 कृत्य क्या हैं, लेकिन जब इन कृत्यों के भी अपवाद हैं, यानी कि ऐसे कुछ कार्य हैं जहाँ पर राज्य के कृत्य के रूप में भी राज्य दायी हो सकता है, वो है तो राज्य की जनता के लिए किए गए के विरुद्ध किए गए कार्य एवं ऐसे संरक्षित विदेशी जो कि राज्य में रह रहे हैं, जैसे कि राजनयिक हैं, वो विदेशी होते हुए भी राज्य के द्वारा संरक्षित होता है। तो ऐसे कार्य अपवादों की श्रेणी में नहीं आते, यानी कि वहाँ पर अपकृत्य के रूप में आप दायी रहते हैं। तो ऐसे लिए बात पढ़ेंगे हम ब्यूरन वर्सेस डेनमोन। इस मामले के बारे में पढ़ेंगे। एक जलपोत के कैप्टन डेनमोन के विरुद्ध अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित गुलामों के झोपड़े जलाने के कारण मुकदमा चलाया गया। उनका ऐसा व्यवहार तत्कालीन स्टेट अंडर सेक्रेटरी के पत्र द्वारा अनुसमर्थित रेक्टिफाइड था। इस वाद में निर्णय लिया गया कि गुलामों का मालिक अपने नुकसान के लिए नुकसानी प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि कैप्टन डेनमोन के कार्यों की स्वीकृति मिल जाने से वह राज्य के कार्य हो गया था। अतः राज्य के कार्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण मामला बन गया। यानी कि डेनमोन ने जो झोपड़े जलाए, उन झोपड़ों को जलाने को उसके पास सेक्रेटरी के द्वारा लिखा हुआ अधिकार पत्र था, इसलिए वो उसके लिए दायी नहीं हुआ। भारतीय विधि क्या कहती है इसके बारे में? भारत के कानून में भी ऐसे सिद्धांत लागू होते हैं जैसा कि इंग्लिश विधि में मान्य है। यदि किसी विदेशी को राज्य के द्वारा कोई क्षति पहुंचती है तो राजनीतिक माध्यमों से ही उसका निराकरण कराया जा सकता है, न्यायालय में बात संचित करके नहीं। तंजौर राज्य का जो मामला है उसमें तंजौर के राजा का निसंतान मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिघोषणा जारी करके राज्य को विदर्भ सरकार में सम्मिलित कर लिया। राज्य की विधवा पत्नी ने मद्रास सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध वाद दायर किया और यह तर्क दिया कि संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है। प्रिवी काउंसिल ने अभिनय किया कि कंपनी द्वारा तंजौर राज्य का अधिग्रहण राज्य का कार्य था जो एक विदेशी राज्य के विरुद्ध किया गया था। न्यायालय को राज्य के कार्य पर अधिकारिता नहीं है, क्योंकि न्यायालय के पास न तो साधन है नहीं शक्ति है कि वे ऐसे मामलों में निर्णयों को प्रवर्तित करा सके। अर्थात तंजौर राज्य को जो कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया था उसको मेद मानते हुए राजा की विधवा पत्नी को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिली। आगे और हम भारतीय निर्णय देखते हैं जिनमें जो इससे जुड़े हुए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। महंत जानकी प्रसाद बनाम यूपी सरकार। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया
इन काउंसिल वर्सेस नागौरा, स्टेट ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस मेनन हाजी इस्माइल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, इसके फैक्ट को हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सन 1941 में जूनागढ़ के नवाब ने अबू पंच को कुछ संपत्ति दान में दी, जो प्रत्यर्थी को 32,000 रुपये में बेच दिया। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद जूनागढ़ प्रभुसत्ता संपन्न हो गया। जब नवाब पाकिस्तान गया हुआ था तो उसके राज्य में कुछ उपद्रव हुए। नवाब की समिति की प्रार्थना पर जूनागढ़ का प्रशासन भारत सरकार द्वारा 1940 में ले लिया गया और उस राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर वहाँ की जनता ने राज्य का विलयन भारत में करने की बहुमत से इच्छा व्यक्त की। यानी कि जूनागढ़ के नवाब ने कुछ संपत्ति अबू पंच को दी थी, दान दी थी, और जो संपत्ति अबू पंच को दान दी गई थी वो संपत्ति मेनन हाजी इस्माइल को उन्होंने 32,000 रुपये में बेच दी। अब जो जूनागढ़ था वो फरवरी 1948 में भारत में विलय हो गया। अब आगे क्या हुआ कि राज्य के प्रशासक ने आदेश जारी किया जिसके अंतर्गत नवाब द्वारा किया गया संपत्ति का दान तथा बाद में उसका विक्रय अमान्य करार कर दिया गया और यह आदेश दिया गया कि वह राज्य की संपत्ति हो गई है। हाजी इस्माइल द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील में अभिनय किया कि प्रशासन का उपयुक्त कार्य उस समय का था जबकि जूनागढ़ का अंतिम रूप से विलय नहीं हुआ था और उस समय जूनागढ़ के नागरिक भारत के नागरिक नहीं थे। अतः भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही राज्य का कार्य कही जाएगी जो कि म्युनिसिपल न्यायालय में विवाहित नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने यही तरह सौराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल्ला में भी दिया, यानी कि उस कार्य को राज्य का कार्य मानते हुए जो मोहम्मद इस्माइल है उसके जो विक्रय किया गया था अबू पंच द्वारा वो निरस्त कर दिया गया और वो संपत्तियां राज्य में विलुप्त हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राज्य के कृत्य हैं वो सभी तरह से दायित्व नहीं होते, इसके भी अपवाद होते हैं जहाँ पर सरकार का दायित्व आ जाता है। एक, जहाँ अचल संपत्ति पर अनाधिकार कब्जा कर लिया हो, जहाँ किसी अधिनियम द्वारा कर्तव्य भार आरोपित कर दिया गया हो, जहाँ ये सिद्ध हो जाए कि राज्य कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्य से सरकार लाभान्वित हुई हो। यानी कि 3 ऐसे अपवाद जहाँ पर राज्य के जो कृत्य हैं वो दायित्व से मुक्त माने जाते हैं, वो हैं एक तो अचल संपत्ति यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन गवर्नमेंट ने ले लिया हो। दूसरा बिंदु है कि कोई ऐसा एक्ट बना के जनता पे कोई ड्यूटी या ड्यूटी इम्पोज कर दी हो। तीसरा बिंदु है कि कर्मचारी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे राज्य सरकार लाभान्वित हुई है तो वहाँ पर वो दायी नहीं होंगे। अब मुख्य बिंदु आता है कि संप्रभुता और राज्य के कार्य का क्या मेलजोल है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण वाद है और सबसे नवीनतम वाद है वो है नगेंद्र राव एंड कंपनी बनाम स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश AIR
1994 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 2663 में उच्चतम न्यायालय ने संप्रभुता और राज्यों के कार्यों के बीच एक रेखा खींच दी और ये अभिनिर्धारित किया कि राज्य या उसके प्रतिनिधि द्वारा राजनीतिक शक्ति अर्थात संप्रभु शक्ति के प्रयोग से राज्य के अधिकारियों की उपेक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध नुकसान या प्रतिकर का वाद लाने का कोई वाद हेतु नहीं बनता। यानी कि राज्य कोई कार्य कर रहा है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए और संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए, तो उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद हेतु बनता ही नहीं है। किंतु ये प्रतीक्षा तब उपलब्ध नहीं होती, यानी कि संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करते हुए जो अपवाद का भी अपवाद क्या हो जाता है कि जब राज्य या उसके अधिकारी ने अपने कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन उपेक्षा पूर्वक किया हो, ऐसे कार्य के खिलाफ राज्य के कार्य नहीं होते और ऐसी विचार का दृष्टिगत राज्य को उसके सेवक के उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए दायी निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के सामान्य कृत्य करते हुए जो कि 4 प्रकार के कृत्य हैं, उन कृत्यों के लिए राज्य को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायी नहीं होता। एक तो विदेशी के विरुद्ध कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य, राज्य की नीति के आधार पर किए गए कार्य और आघात पहुंचाने वाले कार्य जो कि राज्य की नीति के अंतर्गत आते हों, तब वो दायी नहीं होगा। लेकिन इसमें भी अगर स्वयं के नागरिकों के प्रति किया गया कार्य और स्वदेशी विदेशी के विरुद्ध किया गया कार्य के लिए राज्य दायी हो जाता है। अब दूसरी तरफ जब राज्य अचल संपत्ति पर कोई अनधिकार कब्जा कर लेता है, अधिनियम से कोई बाहर का आरोपित कर देता है और ये सिद्ध कर देता है कि राज्य के कर्मचारी द्वारा कोई सरकार का फायदा किया गया है, तो राज्य के कर्तव्य को क्षतिपूर्ति का कोई दायी नहीं होता। लेकिन संप्रभुतापूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामने से दायी नहीं है, लेकिन संप्रभुतापूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपेक्षापूर्वक कार्य किया गया हो, तो वहाँ पर वो दायी होंगे। जैसे कि सेना का ट्रक है, सेना का ट्रक जो सैनिक कार्रवाई है उनका प्रयोग केवल सैनिक ही कर सकते हैं, सामान्य जनता द्वारा उन कार्यों को नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे कार्य संप्रभु कार्य हैं और जनता ऐसे कार्यों को नहीं कर सकती। लेकिन जब ऐसा कार्य उपेक्षापूर्वक किया जाएगा, सैनिक किसी लोगों को कुचल देगा वो चलाते हुए, तो वहाँ पर उसके लिए संप्रभु कार्य को करते हुए भी दायी होगा। ठीक है, हमने राज्य के कृत्य को पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले बिंदु में न्यायिक कृत्य, यानी कौन से ऐसे कृत्य हैं जो न्यायिक कृत्य हैं और अब वो क्षतिपूर्ति की श्रेणी में नहीं आते। धन्यवाद।